बांग्लादेश संस्थापक की बेटी कैसे बनी, तानाशाह। 5 अगस्त की शाम हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन ऐसा लगा कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा। मुझे देश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमले की खबरें मिल रही थीं। हम बस चाहते थे कि किसी भी तरह से हिंसा रुक जाए। देर शाम चट्टोग्राम में एक मंदिर पर हमले की खबर आई। ये सुनकर हम खौफजदा हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रह रहे गोविंदो चंद्र प्रामाणिक की दैनिक भास्कर से बातचीत में चिंता साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री शेख हसीना पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ चुकी थीं और सड़क पर लोगों का हुजूम था। इस दौरान क्या घटा, उन्होंने पिछले 48 घंटों का अनुभव हमसे साझा किया। बांग्लादेश बनाने के आंदोलन की वजह से कैद शेख मुजीबुर रहमान 2 महीने बाद जेल से छूटे थे। वे अपने गृह नगर गोपालगंज पहुंचे। नदी के दोनों तरफ सैकड़ों लोग मुजीब का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे तैसे मुजीब घर पहुंचे तो उनकी मां ने गले से लगा लिया और रोने लगीं। मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हसीना 16 साल की हो चुकी थी। उसने अब्बा से बंगाली में कहा, अब्बा अमारा चाई बांग्ला जातीय भाषा होक, आमरा सकल राजनैतिक बंदीदेरा मुक्ति चाई। यानी अब्बा, हम चाहते हैं कि बंगाली हमारी राष्ट्रीय भाषा बने। हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। शेख मुजीबुर रहमान अपनी किताब द अनफिनिश्ड मेमोरी में लिखते हैं कि हसीना की बातें सुनकर मैं चौंक गया। बांग्लादेश में एक उम्मीद का प्रतीक रही शेख हसीना पिछले 15 साल में कैसे एक निरंकुश शासक बन गईं और आखिरकार उन्हें देश से भागना पड़ा। शुरुआती जिंदगी 28 साल की शेख हसीना के 17 परिजनों का कत्ल। शेख हसीना जन्म 28 सितंबर 1947 जगह बांग्लादेश, तब के पूर्वी पाकिस्तान के गोपालगंज जिले के एक छोटे से कस्बे तुंगीपारा में हुआ। वह बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना ने ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली है। 1975 में उनके पिता समेत परिवार के 17 लोगों की हत्या कर दी गई और सैन्य तख्तापलट हो गया। उस वक्त हसीना सिर्फ 28 साल की थीं। हसीना इस हमले में बच गईं क्योंकि उस समय वह पश्चिम जर्मनी की यात्रा पर थीं। हसीना ने अगले 6 साल निर्वासन में भारत में बिताए। हसीना 1981 में बांग्लादेश लौटीं। 1985 तक उन्हें 4 बार हाउस अरेस्ट किया गया। 1988 सेना को हटाने के लिए विरोधी से हाथ मिलाया। बांग्लादेश की सेना 1975 से देश पर राज कर रही थी। 1988 में मार्शल लॉ के तहत चुनाव हुए। इसमें आर्मी चीफ जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को राष्ट्रपति चुना गया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा जिया और अवामी लीग (आल) की प्रमुख शेख हसीना ने हाथ मिलाया और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मांग की। चुनावों के लिए 2 दुश्मन एक साथ मिलकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार 1990 के आखिरी में सैन्य तानाशाह जनरल इरशाद ने इस्तीफा दिया। 1991 चुनी हुई सरकार आई, लेकिन हसीना विपक्ष में थीं। 1991 की शुरुआत में बांग्लादेश में लोकतंत्र ने करवट लेनी शुरू कर दी थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद को 27 फरवरी 1991 को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम सौंपा गया। इसमें बीएनपी ने 300 में से 140 सीटें जीतीं और सरकार बनाई। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 88 सीटें जीतीं और वो विपक्ष में बैठी। खालिदा जिया देश की पहली महिला पीएम बनी और उनके सामने विपक्ष में भी एक महिला शेख हसीना ही थी। 1994 से 1996 हसीना ने सिर्फ सरकार का विरोध किया। 1994 में शेख हसीना विपक्ष का जबरदस्त नेतृत्व कर रही थीं। हसीना ने सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया और समूचे विपक्ष से इस्तीफा करवा दिया। इसके कारण संसद में कई सीटें खाली हो गईं। फरवरी 1996 में आम चुनाव हुए तो शेख हसीना ने मांग की कि खालिदा पीएम पद से इस्तीफा दें। फेयर इलेक्शन के लिए एक केयरटेकर सरकार बने। ये नहीं हुआ और हसीना ने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। फरवरी में जब चुनाव हुए तो केवल 21% मतदान हुआ। खालिदा जिया जीतकर दूसरी बार पीएम बनी।
जब देश में नए चुनाव की मांग बढ़ी तो नई सरकार ने संविधान सरकार बनाकर कानून बनाया कि चुनाव कराने के लिए एक केयरटेकर सरकार होगी। 12 दिन बाद खालिदा जिया ने इस्तीफा दे दिया। केयरटेकर सरकार के लिए पूर्व चीफ जस्टिस मोहम्मद हबीबुर्रहमान को नया पीएम बनाया गया। 1996 बहुमत मिला और पहली बार प्रधानमंत्री बनी। जून 1996 में फिर से हुए आम चुनाव में अवामी लीग को जबरदस्त सफलता मिली। हसीना को जनता ने 300 में से 146 सीटें दीं। बीएनपी ने 116 सीटें जीतीं। उस वक्त जेल में बंद पूर्व सैन्य तानाशाह इरशाद की जातीय राष्ट्रीय पार्टी जेपी ने 32 सीटें जीतीं। इरशाद की जेपी के साथ अघोषित गठबंधन बनाकर हसीना पहली बार पीएम बनी। पहले ही कार्यकाल में भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इस साल हसीना ने भारत सरकार के साथ गंगा जल बंटवारा समझौता किया। देश में कई लोगों के फायदे की कई योजनाएं चलाईं, जिससे हसीना की लोकप्रियता बढ़ी। 2007 हसीना चुनाव हारीं, खालिदा से विवाद के बाद इमरजेंसी लगी। 2001 में आम चुनाव हुए और हसीना को हार का मुंह देखना पड़ा। एक बार फिर वो विपक्ष में आ गईं। खालिदा जिया को 193 सीटें मिलीं और हसीना की अवामी लीग को केवल 62 सीटें। 2006 में जब केयरटेकर सरकार चुनने की बारी आई तो बीएनपी और अवामी लीग दोनों में ठन गई। झगड़ा देख राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने खुद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित किया। जनवरी 2007 में चुनाव कराने का ऐलान किया। हसीना ने खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाकर चुनाव से सारे नॉमिनेशन वापस ले लिए। चुनाव मैदान में दूसरे पक्ष में कोई नहीं था। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। देश आर्मी के हाथ में आ गया। भ्रष्टाचार के आरोप में आर्मी ने हसीना और खालिदा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 2008 हसीना ने चुनाव जीता और पकड़ मजबूत की। दिसंबर 2008 में बांग्लादेश में फिर से चुनाव हुए। हसीना भारी जीत के साथ सत्ता में लौटीं। इसके बाद उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उन पर चुनावों में धांधली करने के साथ साथ नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकाने के आरोप लगते रहे। हालांकि हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने 2009 के बाद से बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ की। मुस्लिम बहुल राष्ट्र बांग्लादेश कभी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। अब यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जनवरी 2009 से लगातार 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने कई ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि बांग्लादेश की तानाशाह के तौर पर बनी। ऐसे ही 7 बड़ी वजहों का एनालिसिस। 1 चुनावों में गड़बड़ी, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। टाइम मैगजीन के मुताबिक हसीना की अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने तानाशाही रुख अपनाया। 2014 और 2018 के चुनावों में गड़बड़ियों जैसे बैलेट बॉक्स से छेड़खानी और हजारों फर्जी वोट डाले गए। इसके लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने निंदा की थी। इन दोनों ही चुनावों में हसीना ने जीत हासिल की थी। आलोचकों का कहना है कि जनवरी में हुई वोटिंग हसीना को तानाशाह बनाने के बराबर है। बांग्लादेश के विपक्षी नेता और पार्टियां सड़क पर प्रचार करने या मीडिया में अपनी बात न कह पाने की शिकायत करते हैं। उन्हें गिरफ्तारी, हमले या कानूनी चुनौती का डर सताता है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत रहे पीटर डिहास कहते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए सिर्फ चुनाव का दिन ही मायने नहीं रखता। इसके लिए पूरी प्रक्रिया और माहौल मायने रखता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली कहती हैं, बांग्लादेशी राजनीति में अक्सर सड़क पर हिंसा शामिल रही है। 2018 में हसीना ने सबसे ज्यादा 257 सीटें जीतीं। चुनावी साल अवामी लीग ने सीटें जीतीं। वोट शेयर 1996 146 37.44%। 2001 62 40.13%। 2008 230 48.04%। 2014 234 72.14%। 2018 257
74.63%। 2024 224 65.13%। बांग्लादेश की जातीय संसद में कुल 300 सीटें हैं। 151 सीटें जीतने वाली पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है। सोर्स: इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश। 2 विरोधियों को जेल में डाला, बदनाम किया। 2 बार की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घर में नजरबंद किया गया। अभी वो गंभीर रूप से बीमार है। टाइम मैगजीन के मुताबिक जिया को नजरबंद रखने के दौरान बीएनपी कार्यकर्ताओं पर 40 लाख से ज्यादा कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि स्वतंत्र पत्रकार और सिविल सोसाइटी बदले का शिकार होने की शिकायत कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 का चुनाव जीतने के बाद से शेख हसीना ने बीएनपी के नेताओं को परेशान किया और इसके गठबंधन सहयोगी जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। 2018 के चुनाव से पहले प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को 5 साल की जेल हो गई और वो चुनाव नहीं लड़ सकीं। इसका फायदा हसीना को मिला और वो सत्ता में काबिज रहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी कानून के तहत 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर कहते हैं, सत्ताधारी पार्टी सभी सरकारी मशीनरी को कंट्रोल कर रही है, चाहे वह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हों या न्यायपालिका। जब भी हम अपनी आवाज उठाते हैं, वे हमें दबा देते हैं। आलमगीर पर हत्या समेत दर्जनों आरोप लगाए गए हैं और वह कई बार जेल जा चुके हैं। बीते दिनों नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना के बीच टकराव हुआ। हसीना ने यूनुस को खून चूसने वाला तक कहा। इस साल जनवरी महीने में चुनावों से कुछ दिन पहले यूनुस को श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। लोगों ने इसे बदले की कार्रवाई कहा। 30% कोटा देकर अपनी पार्टी के लोगों को नौकरी दी। 2018 में सरकारी नौकरियों में ज्यादा रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों के विरोध के बाद हसीना की सरकार ने कोटा खत्म करने का फैसला किया, लेकिन 5 जून को बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने कोटा बहाल कर दिया और फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि यह कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है और मेधावी उम्मीदवारों को सरकारी पद हासिल करने से रोकता है। इसका फायदा हसीना की पार्टी के लोगों को मिल रहा। दरअसल बांग्लादेश में कुल 56% आरक्षण तय था। इसमें से 30% कोटा 1971 के फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने वालों के परिवार और रिश्तेदारों के लिए फिक्स था। इस मूवमेंट में भाग लेने वाले ज्यादातर लोग अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो हसीना की पार्टी है। इसके अलावा 10% कोटा पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटी के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए तय था। हिंसक प्रदर्शन के बीच 21 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% कोटा और एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। 4 परिवार से जुड़े 17 लोग संसद में, नौकर के पास 284 करोड़ रुपए की संपत्ति। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश भले ही विकास की राह पर था, लेकिन उनके सत्ता में रहते ही देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद काफी फला फूला। वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक लिखते हैं कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्याप्त हो गया, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं माना गया, भाई भतीजावाद बढ़ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के नेतृत्व में ही अवामी लीग के मिडिल क्लास नेताओं को धीरे धीरे हसीना के करीबी माने जाने वाले व्यापारियों के एक नए वर्ग ने बदल दिया। देश के कई सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टर हसीना के सलाहकार या मंत्री बन गए। हसीना के परिवार से जुड़े 17 लोग संसद में थे। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के घर में पानी देने वाले नौकर जहांगीर आलम के पास 284 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वह इसी का इस्तेमाल करता है। इस पर हसीना ने कहा, मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। हसीना अक्सर अपनी पार्टी और सरकार को ठीक करने की बात करती थीं।
इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद हसीना के विरोधियों ने उन पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं, उन्हें देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताते हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बांग्लादेश में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि मौजूदा अशांति भी उनकी तानाशाही और हर कीमत पर कंट्रोल रखने की भूख का नतीजा है। 5. सिक्योरिटी फोर्स का गलत इस्तेमाल, 600 लोग गायब और सैकड़ों हत्याएं। जब भी हसीना से उनकी स्ट्रेटजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने अतीत में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कहा जाता है कि अतीत के इसी जख्म को भरने के लिए हसीना ने सरकारी सिस्टम और सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल किया। लंबे समय से बांग्लादेश के सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा कुख्यात है रैपिड एक्शन बटालियन यानी रब। 2004 में बनी रब पर आरोप है कि इसने दिन दहाड़े लोगों को अगवा किया, लोगों से बिना किसी पूछताछ के उन्हें मार डाला, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को अंजाम दिया। 2021 में अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का हवाला देते हुए रब पर सैंक्शन लगा दिया था। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का अनुमान है कि 2009 में हसीना के दोबारा सत्ता में आने के बाद से अब तक यानी 15 सालों में जबरन गायब किए गए कम से कम 600 केस सामने आए हैं। सैकड़ों लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट्स को गिरफ्तारी, निगरानी और उत्पीड़न समेत कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। पत्रकारों के खिलाफ सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में जानकारों का कहना है कि इससे प्रेस की आजादी का गला घोंटा गया है। 6 प्रदर्शन पर शिकंजा कसा, 300 से ज्यादा मौतें और 10,000 हिरासत में। बीते महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन एक मामूली मुद्दे से प्रेरित थे, सरकारी नौकरियों में कुछ खास समूहों को तरजीह देने वाला कोटा सिस्टम, लेकिन लोगों और स्टूडेंट्स का ये गुस्सा देश की माली हालत और बेरोजगारी को भी दर्शाता था। इसके जवाब में हसीना ने दमनकारी रणनीति अपनाई। शुरुआत में उन्होंने स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया। उन पर आरोप लगाया कि ये उन लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बांग्लादेश को धोखा दिया। जब इससे गुस्सा और हिंसा ज्यादा भड़क उठी तो उन्होंने शिकंजा कसना शुरू किया। जुलाई के अंत तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और सैकड़ों घायल थे। इनमें ज्यादातर छात्र और युवा कार्यकर्ता थे, लेकिन हिंसा बढ़ने के साथ साथ हसीना की सिचुएशन और भी खराब होती गई। हसीना ने कड़ा रुख अपनाते हुए कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बलों ने 10,000 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि हजारों लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए। इस दौरान विरोध प्रदर्शन की धीमा होता दिख रहा था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। 4 अगस्त को फिर से शुरू हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। हसीना ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया। नतीजतन 100 से ज्यादा मौतें हुईं, लेकिन प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। हसीना ने आंदोलनकारियों को आतंकी तक करार दिया। इससे एक बात तय हो गई कि हसीना ने जो दबदबा बांग्लादेश में बनाया था वो अब खत्म होने जा रहा है। बात सच साबित हुई और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। 7 पिता मुजीबुर रहमान की छवि देश पर थोपी। पीएम बनने के बाद से ही हसीना ने बांग्लादेश को अपने पिता और नेशनलिस्ट नेता शेख मुजीबुर रहमान की छवि में ढालने का मिशन शुरू कर दिया था। हालांकि मुजीबुर रहमान की हत्या से पहले उन पर देश को वन पार्टी स्टेट में तब्दील करने का आरोप लगता रहा। ढाका में लीगल एक्टिविस्ट और एडवोकेट शाहदीन मलिक ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना ने सबसे ज्यादा दर्द झेला। उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि उनके व्यक्तिगत दुख ने उनके राजनीतिक कामों और निर्णयों को प्रभावित किया। हसीना के पिता की प्रतिमाएं, छवि और कहानियां पूरे देश पर थोपी गईं। उन्होंने अपने समर्थकों को पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के असली वारिस के तौर पर पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने विरोधियों को देशद्रोही करार दिया। मलिक कहते हैं, आखिरकार हम तानाशाही से आजाद हो गए हैं। पहले हम पर सैन्य तानाशाह शासन चलाते थे, लेकिन यह सिविलियन तानाशाह पिछले सैन्य तानाशाहों की तुलना में ज्यादा निरंकुश था।